सरे शाम ही सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप गांव के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रस्तों पर चलती कूदती मुझे उस सरहदी चौकी की तरफ ले जा रही थी जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। जासूसी तरबियत के सख्त तरीन मराहिल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने से मुतल्लिक बताए हुए तमाम असूल दोहरा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतज़िर जीप में सवार हुए वो खामोश हो गया। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इक़दामात में पहला इक़दाम यही था, जहाँ तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखो। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज अच्छी तरह याद थे। अमली मैदान में बसा औकात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों से मुख्तलिफ पेश आते हैं और वहीं असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंच गई थी, जो सरहद से तकरीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया था, लेकिन इस आधे घंटे में ही सरहदी इलाके में फ़ौज की नकलो हरकत ने मुझे मामले की संगीन नौयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को हालत जंग में देखकर मेरे जज्बे को गोया महमीज लग गई थी। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था जब हम एक मरतबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा हमारे साथ एक और हस्ती भी शामिल हो गई थी। इससे मिलो, ये है दुल्ला, तुम्हारा गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक झरीरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ ना कहा और दुल्ले को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिजनेस में काफ़ी पुराना था। जानता था कि अपने साथी के मुतालिक कोई भी इतला जानना कानूनन जुर्म है और ख़ुद उसका साथी अपने मुतालिक कभी सच नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर ही रह गया। मैंने उससे हाथ भी ना मिलाया, मुबादा वो मेरी उंगलियां ही ना गिन ले। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने मैं कम अज़ कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था। ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपने उस्ताद की मामूली बातों का एहतराम करता हो। अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। हर जासूसी की तरबियत हासिल करने वाला सबसे पहले गाइड से मुतल्लिक यही बात कही जाती है। दुल्ला हमारे आगे आगे जा रहा था, मैं और इंस्ट्रक्टर साहब पीछे पीछे। मैंने भारतीय देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल सिखों जैसा बना रखा। मेरे इंस्ट्रक्टर के उस वक्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहे थे, उसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे उस इलाके की तफसीलात बताते हुए जहाँ से मैंने सरहद अबूर करनी थी, सरहद अबूर करने के बाद आने वाले पहले गांव का नाम, पक्की सड़क कहाँ है, उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है, अमूमन BSF वाले किस इलाके पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, महफूज रास्ता, रास्ते में आने वाले नदी नाले, उनका महल वकू, आबादी से मुतल्लिक मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिर की निशानदही, थाने का अता पता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें। मेरे जहन में इलाके से मुतल्लिक तमाम जुज़ियात नक्श होती जा रही थीं। पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। गालिबन उन लोगों को हमारी आमद से पहले बाखबर कर दिया गया था। अब एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतज़िर था। इस सरहदी पोस्ट पर एक कच्चे मट्टी से बने हुए कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मरतबा फिर मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले से रंग के नक्शे पर झुके हुए थे। मुझे अपने टारगेट सुर्ख पेंसिल से एक गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। जब एक हवलदार चाय लेकर वहां आया तो हम नक्शा समेट चुके थे। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था। चाय के साथ दुल्ला भी अंदर आ गया था। हम तीनों ने इकट्ठे ही चाय पी थी। इस इसना में पोस्ट पर मगरिब की अजान हो गई और हम वहीं एक खाली की तज़मीन पर बनाई हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। चूँकि रेंजर्स के लिए अमर बाइस से सादत होता है, वो अपनी निगरानी एक पाकिस्तानी मुजाहिद को सरहद पार करवा रहे थे, इसलिए शायद मकामी पोस्ट के हवलदार साहब जो उनके इमाम थे, यानी ख़ास तौर पर कुरान पाक की वो आयात तिलावत जिनमें अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये बताई गई है कि वो हर वक्त अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए कमर बस्ता रहते हैं। आयात की तिलावत और उनके जज्बात और रिक्कत अंगेज़ लहजे का उतार चढ़ाव क़यामत ढा गया। और जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम मुक़्तदियों की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। थोड़ी देर बाद हम रुखसत हो रहे थे। पोस्ट पर ही मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मुझसे बगलगीर हो गए, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से वापस चले जाना था। खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह निगहबान, उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कुछ कहा। जब वो दुल्ले से गले मिल रहे थे तो उनका सिर्फ एक ही फिक्रा मुझे सुनाई दिया, दुल्ले मेरे शेर का ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मेरी तरफ दोबारा देखे बगैर वो वापसी के लिए घूम गए। मुझे मालूम था कि वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे। बहरहाल हम दोनों में एक जज्बाती वाबस्तगी हो गई थी।
ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے والد اور اس سے زیادہ دوست تھے۔ پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سلوٹ کے ساتھ الوداع کہا۔ پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہ اور وہ 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبند، تیار بتیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلے کی میت میں سرزمین پاک سے سرزمین ہنود پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چنگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور خدا کی ذلت۔ اس وقت تک تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی، ایسے ہی جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس ہندو کو جو میری ماں، بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔